Hi, Namaste, and welcome to lecture number 2 of Insider Trading, dear students. इंसाइडर ट्रेडिंग हमने पढ़ना शुरू करा था बच्चों, और अभी तक एक बेसिक इंट्रोडक्शन एज टू इंसाइडर ट्रेडिंग का क्या मीनिंग होता है, प्लस इंसाइडर ट्रेडिंग को किस तरह से इंडियन मार्केट्स में रिकॉग्नाइज करा गया और इसके लिए क्या क्या लॉज बनाए गए, ये सब चीजें हमने पढ़ना शुरू कर दी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो पहली कंट्री थी जिसने कि इस मिनेस यानी इस परेशानी से फाइट करने के लिए एक पीस ऑफ रेगुलेशन तैयार करा था। इंडिया ने भी अपनी चीजें 1940s के आसपास से बनाना शुरू करी थी। 2015 में फाइनली हम इस रेगुलेशन के साथ सामने आए थे, जिस रेगुलेशन ने इनसाइडर ट्रेडिंग को सिर्फ डिफाइन ही नहीं करा है, बल्कि इनसाइडर ट्रेडिंग को कैसे रोका जा सकता है, हाउ टू पुट अ लिमिट ऑन द ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट इनटू इनसाइडर ट्रेडिंग इन द टाइम्स टू कम, ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले। ठीक है, पिछले सेशन का आई एम बिलीविंग कि आपने अपना रिवीजन कंप्लीट कर रखा है, तो चलिए बस अब आज आगे बढ़ते हैं और इन रेगुलेशंस को पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, जो कि हमें इनसाइडर ट्रेडिंग के संबंध में दिए गए हैं। 2015 में आए इन रेगुलेशंस के माध्यम से सेबी ने ना सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग को डिफाइन करा है, बल्कि ये कब हो सकती है और इसे रेगुलेट किस तरह से करा जा सकता है, ये सब चीजें भी बताई हैं। तो अब क्या करना जरूरी है, इससे पहले कि हम उन प्रोविजंस पर जाएं, इससे पहले कि हम ये समझें कि इनसाइडर ट्रेडिंग को कैसे रेगुलेट ये रेगुलेशंस करते हैं, आइए पहले ये समझें कि वो डेफिनेशंस क्या है जो कि इन रेगुलेशंस में जगह जगह यूज होंगे। First, what we are going to do is that we will understand the various terms जो कि इन regulations में जगह जगह पर इस्तेमाल हुई हैं, ताकि जब वो टर्म्स आपके सामने आए तो आपको उनका मीनिंग क्लियर हो। इसलिए हम सबसे पहले इन टर्म्स की डेफिनेशन पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला टर्म आप देख रहे हैं जो कि आपके सामने दिया गया है, वो है कनेक्टेड पर्सन का। इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं, एंड इफ यू रिमेंबर लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कंपनी से इंटरनली कनेक्टेड एक पर्सन है जो कि कंपनी की उस इंटरनल इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूटिलाइज कर रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति इनसाइडर कहला रहा है और करी जाने वाली गतिविधि इनसाइडर ट्रेडिंग कहला रही है। अब यहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर, ये सब वर्ड्स आएंगे, बट जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड इन रेगुलेशंस में यूज करा गया है और जो बार बार आएगा वो ये टर्म है कनेक्टेड पर्सन। यानी कि एक पर्सन जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, कैसे जुड़ा हो सकता है या क्यों आप उसे कनेक्टेड पर्सन बोलोगे, इसके लिए डेफिनेशन समझना जरूरी है। तो देखो, फॉर योर कन्वीनियंस डेफिनेशन को मैंने 4 छोटे पार्ट में तोड़ा है। कनेक्टेड पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नीचे दिए गए इन पैरामीटर्स पर फिट बैठ रहा हो। कनेक्टेड पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो इन पैरामीटर्स पर फिट बैठ रहा हो। अब कौन है और कौन से पैरामीटर्स की अपन बात कर रहे हैं, आओ ये देखते हैं। सबसे पहले, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि किसी कंपनी से एसोसिएटेड है या फिर पिछले 6 महीनों के समय में कभी भी एसोसिएटेड रहा हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद अ कंपनी ईदर करंटली या फिर इन रेगुलेशंस के कमेंस होने से 6 महीना पहले तक रहा है। अब ये रेगुलेशंस तो बच्चों 2015 में ही कमेंस हो गए थे। 15 मई 2015 से ये इफेक्टिव है, बार बार अमेंडमेंट जरूर आए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेगुलेशंस अगर 2015 से इफेक्टिव है मैम, तो अब इस 6 महीने वाले क्लॉज की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है बच्चों। यहाँ कमेंसमेंट ऑफ सेड रेगुलेशंस जो दिया गया है ना, तो कमेंसमेंट ऑफ सेड रेगुलेशन का मतलब ये है कि ये जो रेगुलेशंस हैं, ये रेगुलेशंस जब एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आए वहां से पिछले 6 महीने भी देखना है हमको, और यदि ये किसी कंपनी पर लगना शुरू हुए तो वहां से पिछले 6 महीने भी देखना है हमको। भाई जैसे जब ये 2015 में आए, उस समय जो कंपनीज एग्जिस्टेंस में थी उन कंपनीज पर ये तभी से लगना शुरू हो गए, लिस्टेड कंपनीज पर।
तो उन कंपनीज में कनेक्टेड पर्सन उस डेट से पिछले 6 महीने तक भी जो कनेक्टेड रहा हो, ये नीचे दिए गए रिलेशनशिप्स में हम उसे कनेक्टेड मान लेते। यदि किसी कंपनी पे ये रेगुलेशन उस समय नहीं लग रहे थे या वो कंपनी उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं थी, मानिए कंपनी एग्जिस्टेंस में आई 2019 में, अब 2019 में आई, फिर उसके बाद वो लिस्टेड हुई, लिस्टेड 2020 में हुई, और अब 2020 में जब वो लिस्ट हुई तब उसके ऊपर ये रेगुलेशंस लग रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के लिए ये रेगुलेशंस की शुरुआत 2020 से हुई है, और यहां से पिछले 6 महीने अपने को देखना है कि जब ये रेगुलेशंस उस कंपनी के ऊपर लगना शुरू हुए, वहां से पिछले 6 महीने में यदि कोई पर्सन एसोसिएटेड रहा हो कंपनी से, भले ही डायरेक्टली रहा हो या इनडायरेक्टली रहा हो, तो उसे कनेक्टेड पर्सन माना जा सकता है। समझ पा रहे हो दोनों चीजें? ठीक है। अब पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड रहा हो तो वो एसोसिएटेड किस कैपेसिटी में हो? अपन ने ये वर्ड उठाया ना कि वो एसोसिएटेड रहा हो, तो एसोसिएटेड किस कैपेसिटी में? अगले पॉइंट पे मैंने आपको ये समझाया है। देखो, इन एनी कैपेसिटी, एनी मतलब एनी नहीं, एनी मतलब एनी नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑफिस बॉय भी अगर है तो वो भी यहां पर इंक्लूड कर लिया जाएगा कनेक्टेड पर्सन में। नो, हमने आगे ब्रैकेट में उस कैपेसिटी का एक्सप्लेनेशन भी दिया है, वो देखो, including by reason of frequent communication with the officers or being in any contractual, fiduciary or employment relationship। आप किसी भी कैपेसिटी में कंपनी से जुड़े हुए रहे हो, स्पेसिफिकली इंक्लूडिंग ऐसा रिलेशनशिप या ऐसी कैपेसिटी जिसमें आप फ्रिक्वेंटली कंपनी के ऑफिसर्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, आपकी बातचीत होती है, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होता है। और ये फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन इसीलिए होता है क्योंकि आप किसी तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में या किसी तरह के फिड्यूशरी रिलेशनशिप में या किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में कंपनी के साथ जुड़े हुए। अब ये दोनों पॉइंट एक साथ फिर से जोड़ लो, एक एक करके सारे जोड़ते जाएंगे तो बाय द टाइम वी फिनिश विद द फोर्थ पॉइंट डेफिनेशन ही याद हो जाएगी। Connected person in relation to a company shall mean any person who is associated with the company in the 6 months prior to the commencement of these regulations, directly or indirectly, in any capacity, including by way of or by reason of frequent communication with the officers of the company or being in any contractual or a fiduciary or an employment relationship। भाई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है आपकी कंपनी के साथ। अब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कैसा हो सकता है मैम, अगर इसका कोई अपन एग्जांपल ले ले तो बिल्कुल देखो, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप आपका कंपनी के साथ हो सकता है इन द सेंस कि आप कंपनी के लिए सप्लायर हो सकते हैं या कंपनी के फाइनेंसर हो सकते हैं जो कंपनी को फंड्स प्रोवाइड कर रहा हो उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो यू आर इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, contractual relationship with the company, right? fiduciary relationship, fiduciary word का मतलब क्या होता है? fiduciary का मतलब होता है ट्रस्ट का रिलेशनशिप। अब ये ट्रस्ट का रिलेशनशिप तो किसी के भी साथ हो सकता है, कोई प्रोफेशनल है जैसे कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर या लीगल एडवाइजर, इन सब के साथ fiduciary relationships होती है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, आप कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं। अब इंप्लॉय है तो डेफिनेट सी बात है कि आप कंपनी से जुड़े हुए हैं, आप एसोसिएटेड। सो दिस वर्ड एसोसिएटेड जो कि इस्तेमाल हुआ हमारे पहले वाले पॉइंट में, ये जो वर्ड एसोसिएटेड अपन ने यहां यूज करा, इस एसोसिएशन को कैसे डिफाइन करा गया कि भाई ये एसोसिएशन आपका किसी भी कैपेसिटी में हो सकता है। ठीक है, किसी भी कैपेसिटी में हो सकता है जिसमें आपका कंपनी के ऑफिसर्स के साथ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल या फिड्यूशरी या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में बंधे हुए। समझे दोनों पॉइंट? ठीक है, ये कैपेसिटी इस एसोसिएशन का पहला पार्ट है। ये कैपेसिटी जो मैंने आपको बताई इस एसोसिएशन का ये पहला पार्ट हो गया, और अब इस एसोसिएशन का तीसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट जो है वो इस तीसरे पॉइंट में। एसोसिएशन का पहला पार्ट सेकेंड पॉइंट है, एसोसिएशन का दूसरा पार्ट नॉट पॉट
दूसरा पार्ट आपका तीसरा पॉइंट है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग। इट हैपेंस क्वाइट ऑफन जब आप एक जैसा कंटिन्यूअसली बोल रहे होते हैं। एक्सक्यूजेस फॉर दैट। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, अब आओ जरा इसे देखो। पॉइंट नंबर 3 आपसे कह रहा है कि आप जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं वो आप एज अ डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी भी एसोसिएटेड हो सकते हैं, और यू मे होल्ड एनी पोजीशन इन प्रोफेशनल और बिजनेस कैपेसिटी बिटवीन हिमसेल्फ एंड द कंपनी, वेदर टेम्पररी और परमानेंट। भले ये टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो, मतलब ऊपर दी गई कैपेसिटी किसी भी कैपेसिटी में जुड़े हो, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन हो रहा है ऑफिसर्स से, कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, और या फिर सीधा सीधा डायरेक्ट कंपनी के आप डायरेक्टर हो या उसके ऑफिसर हो या फिर उसके एम्प्लॉय हो। आप बोल रहे होगे मैम ये पॉइंट नंबर 2 में एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बोल रहे हैं और पॉइंट नंबर 3 में फिर एम्प्लॉय बोल रहे हैं, इनमें अंतर क्या है? पॉइंट नंबर 2 में ये भी हो सकता है कि आप कंपनी के साथ किसी स्पेसिफिक असाइनमेंट को करने भर के लिए बस जुड़े हुए हो, पर हो एम्प्लॉय, या उसकी किसी ब्रांच में हो, उसकी किसी होल्डिंग या सब्सिडरी में हो, कहीं पर भी हो, उससे एसोसिएटेड हो, वो सब यहां पर आ सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक। तो सीधा सीधा डायरेक्टर भी आ रहा है, ऑफिसर भी आ रहा है, एम्प्लॉय भी आ रहा है। इवन जो व्यक्ति कंपनी में प्रोफेशनल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, जैसे कि ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या एडवाइजर्स एंड लॉयर्स, ये भी आ जाते हैं कनेक्टेड पर्सन में। बिजनेस कैपेसिटी में जो व्यक्ति कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, है ना, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं, जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, भले ही वो टेम्पररी बेसिस पर जुड़े हुए हो या परमानेंट बेसिस पर जुड़े हुए, सब कनेक्टेड पर्सन। ठीक। So connected person means a person associated with the company whether directly or indirectly, including in the past 6 months prior to the commencement of these regulations. Now वो किसी भी कैपेसिटी में हो, वो कैपेसिटी जो फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन कंपनी के ऑफिसर से होने के कारण है, और या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशरी या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स हैं, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं या कोई ऑफिसर है या कोई एम्प्लॉय है, या आप कंपनी में प्रोफेशनल या बिजनेस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, भले ही टेम्पररी हो चाहे परमानेंट, आप कनेक्टेड पर्सन हैं। और पता है ऐसा करने से हो क्या रहा है, इस एसोसिएशन का आउटकम क्या निकल कर के आ रहा है, ये एसोसिएशन का आउटकम आपका चौथा पॉइंट है। इस एसोसिएशन का आउटकम, जिस कारण हम आपको यहां पर कनेक्टेड पर्सन कह रहे हैं, इस एसोसिएशन का आउटकम ये है कि आपको इसके चलते डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की पहुंच मिल रही है। यू आर हैविंग एन एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और इट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड दैट यू मे हैव एन एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। या तो मूल्य संबंधित अप्रकाशित वो सूचना, वो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है इन पोजीशंस पर होने के कारण। एक्सेस का मतलब आप तक उसकी पहुंच है, आपकी पहुंच उस तक है, और या फिर इट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास सॉलिड रीजन है, वैलिड रीजन है ये एक्सपेक्ट करने की कि आप तक वो सूचना पहुंच जाएगी, क्योंकि आप इन पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? अब पूरा इस सबको इकट्ठा अगर एक साथ कर ले तो कनेक्टेड पर्सन की परिभाषा बड़ी आसान हो जाएगी। कनेक्टेड पर्सन साथ साथ में दोहरा लेना, मेरे साथ साथ में दोहरा लेना, मन में अपने आप डेफिनेशन याद हो जाएगी बच्चों। Connected person means a person who is associated with the company in the past 6 months prior to the commencement of these regulations, even if it is currently associated तो भी है ना? So a person who is associated or has been associated in the 6 months prior to the commencement of these regulations, whether directly or indirectly, in any capacity, including by way of frequent communication with the officers of the company, or having any contractual, fiduciary or employment relationship with the company.
Even you can be a director or an officer or an employee of the company, or holding any position in the professional or business relationship with the company, whether on a temporary or on a permanent basis. And this capacity or this association allows you to access, or it is reasonably expected that you may have access to unpublished price sensitive information. यूपीएसआई, जिसके आसपास ये पूरी कहानी घूम रही होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जिसके आसपास घूम रहा होता है। समझ रहे हैं इतना? क्लियर हो रहा है ना? सुन ही रहे हैं ना? सुनते सुनते सो तो नहीं गए हैं ना? मैंने अपना वॉइस का पिच थोड़ा तेज इसीलिए कर लिया है कि यदि झपकी आ रही हो तो आप उठ जाएं, है ना? चलिए लौट आइए वापस। कनेक्टेड पर्सन यहां कंप्लीट हुआ, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो आपको यहां बताना है मेरे को, और वो छोटा सा पॉइंट है ये आपके सामने। अपने कुछ हालिया जजमेंट्स में सेबी ने कनेक्टेड पर्सन्स के कॉन्सेप्ट को, उनके बीच के रिलेशनशिप को या कनेक्शन या नेक्सस को डिटरमाइन करने के लिए सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए होते हैं, नेटवर्किंग वेबसाइट से जो लोग जुड़े हुए होते हैं, इन्हें भी कनेक्टेड पर्सन माना है। SEBI in its recent judgments considered nexus and relationship of various persons through social media, networking websites to identify connected persons. मतलब even if you are associated through these networking websites, तो भी वो कनेक्टेड पर्सन की परिभाषा में सम्मिलित हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में पब्लिश करी गई कोई इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट करी गई कोई इंफॉर्मेशन भी यहां पर कंसिडर करी जा सकती है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे कनेक्टेड पर्सन के द्वारा पहुंचाया जा रहा है उन लोगों तक जो कि उसके साथ जुड़े हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में। इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 8 में हमने सेबी के कुछ रीसेंट जजमेंट्स पर डिस्कशन करा था, और उन जजमेंट्स में सेबी के, सैट के बहुत सारे डिसीजंस थे वहां पर, उसमें ऐसा एक कंसेप्ट आया था। चाहे तो पहुंच जाइए उस लेक्चर नंबर 8 पर वापस से, तो आपको ध्यान आ जाएगा। चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 एक केस लॉ हमने डिस्कस करा था, केस लॉ डाइजेस्ट हेडिंग वाले लेक्चर में। ठीक है, तो कनेक्टेड पर्सन क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और अगली परिभाषा का रुख करते हैं, और अगली परिभाषा जो आपके सामने आ रही है वो डेफिनेशन है इनसाइडर की। यस, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इनसाइडर, नाउ वी हैव टू मूव इनटू द डिटेल ऑफ, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कनेक्टेड पर्सन, नाउ वी हैव टू मूव इनटू द डिटेल ऑफ इनसाइडर। इनसाइडर ट्रेडिंग है, तो इनसाइडर कौन होगा ये अपने को समझना है। और इनसाइडर की परिभाषा जो यहां पर दी गई है, देखो तो जरा कितनी कमाल की परिभाषा है। बोलते हैं इनसाइडर मीन्स एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन। इनसाइडर मीन्स एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन, मतलब कि ये डेफिनेशन को पढ़ने का औचित्य क्लियर हो गया कि भाई कनेक्टेड पर्सन ही इनसाइडर होता है इस रेगुलेशन के हिसाब से, और इसीलिए हमने कनेक्टेड पर्सन की परिभाषा को पहले पढ़ लिया। ठीक है, पर इसके अलावा भी कोई और है मैम, नीचे कुछ और भी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, देखो ये पॉइंट नंबर 2, एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ और हैविंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो एन इनसाइडर। कोई भी व्यक्ति जिसके पास वो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस तक वो पहुंच जाएगी या वो उस तक पहुंच जाएगा। हु इज इन पोजेशन, पोजेशन मतलब है, और हैविंग एक्सेस टू, अभी नहीं है बट वो पहुंच सकता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक, उसे पता लग जाएगी, वो सूचना मिल जाएगी उसे उसकी खबर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो पर्सन इनसाइडर कहलाता है। तो इनसाइडर इज द वन हु इज डूइंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग की प्रोविजन समझने से पहले इनसाइडर पढ़ना जरूरी है, और इनसाइडर का मतलब होता है एनीवन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन और हु हैज और हैव एक्सेस टू यूपीएसआई। तो अब कनेक्टेड पर्सन पढ़ लिया, इनसाइडर पढ़ लिया, तो अब जाहिर सी बात है कि अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ना रहेगा वो हमें कहीं ना कहीं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर ले जाएगा, और उससे पहले कुछ और है आपके सामने, और जो और है आपके सामने वो डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन का एक कंसेप्ट है, क्योंकि सिर्फ कनेक्टेड पर्सन पे ही आकर के गाड़ी नहीं रुकती है बच्चों।
कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिन्हें मान लिया जाता है कि ये कनेक्टेड पर्सन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड से कनेक्टेड है, कनेक्टेड से कनेक्टेड है, इसलिए मान लिया जाता है कि ये कनेक्टेड पर्सन है। चलो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि अपने को क्लैरिटी रहे कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं, राइट। इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसी एक्टिविटी जिसमें कंपनी का कोई भी व्यक्ति जो उससे इंटरनली जुड़ा है, उसकी अनपब्लिश्ड, अप्रकाशित, मूल्य संबंधी, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता है। ठीक है, ठीक है ना इतना। अब इनसाइडर की परिभाषा हमको पहले पढ़ना है, तो इनसाइडर की परिभाषा में हमें क्या दिया गया? इनसाइडर का मतलब होता है कौन बच्चों? कनेक्टेड पर्सन, ठीक है। एंड ऑल्सो, और करके एक पॉइंट और है ना, तो और हु हैव एक्सेस टू और मे हैव एक्सेस टू। एक्सेस टू व्हाट? पहुंच किस चीज की? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की, यूपीएसआई की। ठीक है, ये इनसाइडर है। ठीक, अब इस हिसाब से कनेक्टेड पर्सन क्या होता है? तो कनेक्टेड पर्सन की परिभाषा तो आप पढ़ लिए हो। अब अपन जान गए कनेक्टेड पर्सन 4 पॉइंट है, 6 महीना कैपेसिटी, डायरेक्टर ऑफिसर वाला पॉइंट जिससे कि यूपीएसआई मिलती है। इनसाइडर में आने वाला कनेक्टेड पर्सन तो पढ़ लिया। इसके अलावा हर वो व्यक्ति जिसके पास यूपीएसआई हो सकती है या है, उसे हम कनेक्टेड पर्सन का टीम टू बी कनेक्टेड पर्सन भी मान सकते हैं, और वो यहां पे इनसाइडर होगा, वो यहां पर इनसाइडर होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है? अब आपको कनेक्टेड पर्सन के साथ जुड़ा एक और कंसेप्ट जिसे डीम्ड टू बी कनेक्टेड माना जाएगा, यानी ये डायरेक्टली कनेक्टेड। अरे भाई ये क्या हो रहा है? हाँ, मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, पर ये इनडायरेक्टली इस तरह से कनेक्टेड है, कनेक्टेड से कि हमको इसको मान लेना पड़ेगा कि ये कंपनी से भी कनेक्टेड है। ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है डायरेक्टली कनेक्टेड से कि हमें इसको भी मान लेना पड़ेगा कि ये भी कनेक्टेड है। अब कौन है ये और कैसे है ये देखिए, ये सामने है। कौन है ये? देखिए, सबसे पहले एनी इमीडिएट रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन और पर्सन्स। इमीडिएट रिलेटिव, इमीडिएट रिलेटिव में कौन आता है भैया? तो इमीडिएट रिलेटिव इंक्लूड्स योर पेरेंट्स, योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन ऑल्सो। ठीक है बच्चों, इमीडिएट रिलेटिव की अगली ही परिभाषा है, बट क्योंकि इमीडिएट रिलेटिव वर्ड यहां पर है तो इसको आप यहीं पर ही हाथों हाथ समझ लो। डीम टू बी कनेक्टेड में इमीडिएट रिलेटिव आता है सबसे पहले हर कनेक्टेड पर्सन का। तो इमीडिएट रिलेटिव में कौन आता है? इमीडिएट रिलेटिव में ये आते हैं सबसे पहले स्पाउस, बेटर हाफ, मेल का फीमेल, फीमेल का मेल, वॉट एवर इट इज। ठीक है, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग, भाई बहन, चाइल्ड ऑफ सच पेरेंट्स और ऑफ द स्पाउस। चाइल्ड ऑफ सच पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स के चाइल्ड, यानी आप जिनके बच्चे हैं उनके जो दूसरे और भी बच्चे, वो सब कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स में आ जाएंगे। ठीक है, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और ऑफ द स्पाउस। अब वो जो ऊपर दिया गया, ये जो 3 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये तो 3 सीधे सीधे हो गए, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग। देन चाइल्ड ऑफ सच पर्सन्स भी, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन्स किसके चाइल्ड? स्पाउस के चाइल्ड, पेरेंट्स के चाइल्ड, सिबलिंग्स के चाइल्ड, ये सब आ जाएंगे। सिबलिंग्स के चाइल्ड भी आपके इमीडिएट पर्सन में आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लो, एक परिवार ले लो, ताकि अपन सब बहुत अच्छे से समझ पाए इस एग्जाम्पल को। ठीक है, एक परिवार है, परिवार में पिता है अमन, ठीक है, और माता जी का क्या नाम रखें? कोई नाम सुझाइए जरा, बताइए, कोई नाम रख ले माता जी का, एक अच्छा सा नाम रख लेते हैं, शांति। ठीक है, अमन और शांति एक दूसरे के स्पाउस हो गए, उस हिसाब से ये पॉइंट नंबर 1 में आ गए। ठीक है, अब अमन और शांति के 2 बच्चे हैं। ठीक है, शिखा और शिखर, 2 बच्चे हैं अमन और शांति के।
ठीक है, तो अमन और शांति एक दूसरे के स्पाउस हैं, तो वो इस हिसाब से इस पॉइंट में आ गए ना भैया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पेरेंट्स देखने जाए तो अमन और शांति के जो पेरेंट्स हैं वो भी इमीडिएट रिलेटिव में आ जाएंगे। शिखा और शिखर के पेरेंट्स, यानी शिखा और शिखर दोनों के लिए अमन और शांति उनके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिबलिंग्स, तो शिखा और शिखर दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं, तो इस हिसाब से ये भी इमीडिएट रिलेटिव में आ गए। चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और ऑफ स्पाउस, चाइल्ड ऑफ सच पर्सन, तो अब सच पर्सन मतलब जो ऊपर दिए गए, स्पाउस के बच्चे तो शिखा शिखर ही हो गए, अमन के लिए भी शिखा शिखर, शांति के लिए भी शिखा शिखर, ठीक है। पेरेंट्स के चिल्ड्रन, यानी अमन और शांति के पेरेंट्स के दूसरे बच्चे, अमन का भाई या अमन की बहन, शांति का भाई और शांति की बहन, ये सब इनके लिए इमीडिएट रिलेटिव हो गए। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स के चाइल्ड, ये सब यहां एक दूसरे के रिलेटिव हैं, ये सब इमीडिएट रिलेटिव की डेफिनेशन में इंक्लूड करे जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? लास्ट पॉइंट और देखिए, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है। लास्ट पॉइंट जो है वो हमसे कहता है एनी ऑफ whom is either dependent financially on such person, यानी कि अगर कोई और भी ऐसा व्यक्ति है जो फाइनेंशियली इन पर डिपेंडेंट है, और कंसल्ट सच पर्सन इन टेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, आप यानी ऊपर दिए गए चारों रिलेशंस में जो लोग आ रहे हैं, चारों कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं, उन पर यदि फाइनेंशियली कोई डिपेंडेंट है तो वो भी रिलेटिव है। या ऐसा कोई पर्सन जो आपसे पूछ के ट्रेडिंग की अपने डिसीजंस ले रहा है, आपसे एडवाइस लेता है, एनी पर्सन हु कंसल्ट्स यू सच पर्सन इन टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू ट्रेडिंग। जैसे मानिए अमन का एक दोस्त है बमन, और बमन ट्रेडिंग का सारा निर्णय अमन से पूछ करके लेता है, तो भले अमन और बमन दोस्त हैं और इस रिलेशनशिप के चार्ट में कहीं भी नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि बमन एडवाइस लेता है अमन से, अमन एडवाइस देता है बमन को ट्रेडिंग के संबंध में, तो बमन और अमन भी रिलेटिव हो गए, बमन और अमन भी रिलेटिव हो गए, इमीडिएट रिलेटिव में आ गए। समझ गए? क्लियर हुआ इमीडिएट रिलेटिव का पूरा क्राइटेरिया? स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, child of such persons as defined above or of the spouse, and any person who is financially dependent on these four category of persons or who takes advice in terms of trading in securities from these persons. ये सब आपके immediate relative है। ओके है? समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए फिर वापस आगे बढ़ चलते हैं। अब अपन वो डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन, कि डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन में सबसे पहले आ रहा था इमीडिएट रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन। अब इमीडिएट रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन तो अपन ने समझ लिया कौन है। अब दूसरे पे देखते हैं, चलो आओ। होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी, ये डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन हैं। होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अपने को क्लैरिटी रहे। मानिए भैया एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है झकास लिमिटेड, ठीक है, और झकास लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। झकास लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी और झकास लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है डिशुम्ब लिमिटेड। क्या करें, अब ऐसी नाम देंगे अपन, तभी तो मजा आएगा, है ना। सब्सिडरी डिशुम्ब लिमिटेड, ठीक। तो ये ना डीम्ड टू भी कनेक्टेड है, झकास डिशुम्ब की और डिशुम्ब झकास की, क्योंकि एक होल्डिंग है एक सब्सिडरी। आपका जो पॉइंट है वो आपसे यही कह रहा है ना। अब देखो पॉइंट नंबर 2 जो आपके सामने स्क्रीन पे, होल्डिंग भी डीम टू बी कनेक्टेड है, सब्सिडरी भी डीम टू बी कनेक्टेड है, और एसोसिएट्स जो वो सिग्निफिकेंट कंट्रोल या इन्फ्लुएंस के बदले बनती है, वो एसोसिएट भी यहां पर आपके लिए क्या है भैया, क्या है भैया, आपकी डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन है। तो झकास डिशुम की, डिशुम झकास की, क्योंकि ये होल्डिंग सब्सिडरी के रिलेशनशिप में है, इसीलिए एक दूसरे की डीम्ड
टू बी कनेक्टेड पर्सन माने जाएंगे। ओके, चलो आगे देखो। अब तीसरा पार्ट आ रहा है और तीसरा पार्ट आपसे कहता है यानी इंटरमीडियरी जिसे सेबी एक्ट में डिफाइन करा गया या उसका एम्प्लॉय या डायरेक्टर। आप एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है तो बहुत सारे इंटरमीडियरी से आपका पाला पड़ता है। इसमें जितने भी इंटरमीडियरीज आते हैं जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, अब आप स्टॉक ब्रोकर बोल लें या मर्चेंट बैंकर बोल लें, रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट बोल लें या असेट मैनेजमेंट कंपनी बोल लें, अंडर राइटर बोल लें या कस्टोडियन बोल लें, डिपॉजिटरी बोल लें या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोल लें, ये सब नाम आपने सुने हैं। डिपॉजिटरी का तो चैप्टर भी आपने पढ़ लिया है और बाकी सबके नाम आपने चैप्टर नंबर 1 में सुने हैं जहां पर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी आप पढ़ रहे थे सेक्शन 11 में। तो ऐसा हर वो इंटरमीडियरी जो सेबी एक्ट में डिफाइंड होता है वो या उसका कोई भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर, ये सब डीम्ड टू बी कनेक्टेड है। ठीक है, इमीडिएट रिलेटिव्स, होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट्स, एनी इंटरमीडियरी और द एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ इंटरमीडियरी डिफाइंड अंडर द सेबी एक्ट। ठीक, साथ साथ में पुराना भी रिकॉल करते जाओ, अपने आप याद होता जाएगा। चौथा पॉइंट पे आ जाओ। चौथा पॉइंट कहता है एन इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी और असेट मैनेजमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी और असेट, अच्छा यहां पर ये कॉमा गलत है बच्चों। हाँ, ये कॉमा मैं हटा दी। एन इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी, ये कॉमा नहीं है। इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी और असेट मैनेजमेंट कंपनी और इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर। जैसे हमने ऊपर इंटरमीडियरी के एम्प्लॉय या डायरेक्टर लिए ना, वैसे ही किसी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी या इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी या उसके एम्प्लॉय और डायरेक्टर भी यहां पर आपके डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन। अब इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी कौन होता है और ये कहां से आ जाएगा, और एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है और ये कहां से आ जाएगी, इसको समझ लो। इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी मोस्टली एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा इंटरमीडियरी होता है जिसका काम ये है कि वो आपके इन्वेस्टमेंट्स की केयर टेकिंग करेगा या आप उसे एज ए ट्रस्टी अपॉइंट कर देते हो। जस्ट लाइक नॉर्मल प्रॉपर्टी के ट्रस्टीज होते हैं, हम उन्हें केयर टेकिंग के लिए प्रॉपर्टी दे देते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को संभालते हैं। ठीक उसी तरह इन्वेस्टमेंट ट्रस्टीज होते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिनके दूसरे नाम म्यूचुअल फंड कंपनी भी हो सकता है, वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड या इसके जैसी दूसरी स्कीम्स को बाजार में जारी करती है और इन्हें हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं क्योंकि इनका काम होता है एसेट को मैनेज करना। और ये अगर आपकी कंपनी के लिए काम करे, भैया एक चीज याद रखना, ये सब जितने भी इस कैटेगरी में है ना, यदि ये आपके लिए काम कर रहे हैं ना तो ही ये आपके डीम टू बी कनेक्टेड है। सड़क पर भलता चलता हर कोई व्यक्ति हमारे लिए डीम टू बी कनेक्टेड थोड़ी हो जाएगा। ओनली इफ इट इज वर्किंग फॉर अस, ओनली इफ दे आर एसोसिएटेड विद अस, देन दे विल बी डीम टू बी कनेक्टेड। ठीक है, इफ दे आर एसोसिएटेड और इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल बी एसोसिएटेड टू अस, तो ये सब लोग डीम टू बी कनेक्टेड में आएंगे। ओके, अगला पॉइंट देखो, एन ऑफिशियल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो होता है बच्चों जो स्टॉक एक्सचेंज पे होने वाली ट्रेड का सेटलमेंट कराता है। जो भी हम ट्रेड्स करते हैं ना, उनका सेटलमेंट जो होता है, ट्रेड मतलब परचेज सेल, और जब तक कंसिडरेशन पे नहीं करेंगे सेटलमेंट थोड़ी होगा। तो ये जो परचेज सेल हुआ है ना, इसका सेटलमेंट कराने का जो काम होता है, वो जो कराता है उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो अब स्टॉक एक्सचेंज हो या क्लियरिंग हाउस हो या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलो, इसका जो ऑफिशियल है वो भी डीम टू बी कनेक्टेड, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ इसलिए डीम टू बी कनेक्टेड है। और स्टॉक एक्सचेंजेस तक तो यूपीएसआई जाता ही जाता है, इसीलिए तो ये इतने सारे लोग जो हैं, इमीडिएट रिलेटिव से लेकर के तो होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट तक, इंटरमीडियरीज, उसका एम्प्लॉय या डायरेक्टर, या इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी और उसका एम्प्लॉय या डायरेक्टर, या स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल्स या क्लियरिंग हाउस या कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स, ये सब आपके लिए आपके डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्संस हैं। डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्संस, DCP, डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन। ओके, अभी बचा है थोड़ा, लेकिन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, और भी है भैया, और भी है, अभी देखते चलो, 3-4 पॉइंट और बचा है। अगला, a member of board of trustees of a mutual fund
or a member of board of directors of asset management company of a mutual fund or is an employee thereof. यानी वो जो अपन ने ऊपर लिखा ना एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये मिलता जुलता ही पॉइंट है. एसेट मैनेजमेंट कंपनी या इन्वेस्टमेंट ट्रस्टीज, अब ट्रस्टीज हैं तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का कोई मेंबर, म्यूचुअल फंड हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय, ये सब आपके लिए डीम टू बी कनेक्टेड है. ठीक है. कंपनी के बैंकर्स डीम टू बी कनेक्टेड है, जहां कंपनी के बैंक अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं, वो बैंकर्स जो हैं वो कंपनी के लिए डीम टू बी कनेक्टेड है. फिर मेंबर ऑन द बोर्ड और एन एम्प्लॉय ऑफ अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिससे आपने कोई लोन लिया है, जिससे आपके किसी भी तरह के कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ऐसा बैंकर और ऐसा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या उस पीएफआई का कोई भी बोर्ड मेंबर या एम्प्लॉय आपके लिए आपका डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है. बड़ी तगड़ी परिभाषा है, बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है. और पता है क्या ये इतनी क्यों बनाई गई है? ये इतनी इसलिए बनाई गई है ताकि कहीं से भी कोई भी छूट ना जाए, क्योंकि हमें जरा सी जगह मिलती है, जरा सा मौका मिलता है और हम बाजी मारने लग जाते हैं, यानी गलत काम करने लग जाते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग बढ़ने लगता है. That's why we have to make the definition so comprehensive so that it covers maximum possible things. ठीक है. चलो आगे का पॉइंट देखो. एनी ऑफिशियल और एम्प्लॉय ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड. SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ये म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस को रेगुलेट करते हैं. तो ऐसे एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया या ऐसे दूसरे जो भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये अगर आपसे जुड़े हैं तो इनके सारे एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स जो हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, ये डीम टू बी कनेक्टेड है. Okay, and now the last point. The last point that states any concern, firm, trust, HUF company, कुछ भी हो, है ना, कोई भी कंसर्न, बिजनेस कंसर्न हो, एंटरप्राइज बोल लो, फर्म बोल लो, फर्म पार्टनरशिप भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, ट्रस्ट बोल लो, HUF बोल लो, कंपनी बोल लो, इवन एनी AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, शॉर्ट में AOP कहते हैं ना, एनी AOP वेयर इन, जिसमें की, यहां वेयर इन का मतलब है जिसमें की डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और इज इमीडिएट रिलेटिव और बैंकर ऑफ द कंपनी होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स और इंटरेस्ट. बस ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन थोड़ा टिपिकल. कोई भी बिजनेस कंसर्न, फर्म, ट्रस्ट, HUF, कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, कोई भी बिजनेस कंसर्न बोल लो, फर्म बोल लो, ट्रस्ट बोल लो, HUF बोल लो, कंपनी बोल लो या AOP बोल लो, जिसमें कि आपकी कंपनी, जिसके संबंध में हम कनेक्टेड पर्सन या डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन पढ़ रहे हैं ना, वो कंपनी, तो आपकी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या उसका इमीडिएट रिलेटिव या आपकी कंपनी का बैंकर, यदि इनमें से किसी में भी 10% से ज्यादा, हम बोल रहे हैं होल्ड मोर देन 10%, मतलब इक्वल्स टू नहीं, 10% नहीं, मोर देन 10% ऑफ द शेयर्स या इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, तो ऐसी हर कंसर्न, फर्म, ट्रस्ट, HUF, कंपनी या AOP आपके लिए आपकी डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन. अब इसको लिख करके समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, तभी थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा. चलो इसी को मिटा करके यहीं पर ही समझ लेते हैं. आओ देखो हम क्या बोल रहे हैं, पहले तो जो बोल रहे हैं उसको लिखते हैं. ठीक है. कंसर्न, फर्म, ट्रस्ट, HUF, कंपनी, AOP, ठीक है, इनको अपन डीम्ड टू बी कनेक्टेड में डाल रहे हैं, ये हमारे DCP है. पर कब है? तब जब हमारी कंपनी, अब जिस कंपनी के नजरिए से हम इनको कनेक्टेड या डीम टू बी कनेक्टेड मान रहे हैं उसको देखेंगे. ठीक है, हमारी कंपनी है, अब हमारी कंपनी है मानिए जेवियर्स लिमिटेड, ये एक BSE पर लिस्टेड कंपनी है. ठीक है, जेवियर्स लिमिटेड इज BSE लिस्टेड. ठीक, अब जेवियर्स लिमिटेड में कुल मिलाकर के 7 डायरेक्टर्स हैं. ठीक है, 7 डायरेक्टर्स हैं. अब नाम बहुत सारे दूं, कंफ्यूजन ना, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डायरेक्टर्स. ठीक,
ये 7 डायरेक्टर है। अब क्या हो रहा है, मानिए ये एक डायरेक्टर है 2, ये जो 2 है ना, ये एक HUF है, जिस HUF में इसका हिस्सा है 2 का, और वो हिस्सा है 20% का। It means there is an HUF wherein your director is holding more than 10% of the share or interest. Then in that case, such HUF is your deemed to be connected person. समझ गए इतना? और एग्जाम्पल लो, इसके तो दर्जनों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताती जाती हूँ, हाँ ना में हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब मानो एक और डायरेक्टर है, ये 4, ठीक है। ये जो 4 है, ये एक कंपनी है दूसरी, कुछ भी नाम दे दो उसका। उस कंपनी में ये जो 4 है, इस 4 के पास उस कंपनी के शेयर्स हैं 2% के। अब बताओ, क्या ये कंपनी डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है क्या? ये वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको हमको DCP में क्लासिफाई करना है। तो क्या ये डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है क्या जेवियर्स से? व्हेन Xavier's का डायरेक्टर इज होल्डिंग इन दैट अनदर कंपनी 2% ऑफ द शेयर? नो, बिकॉज मोर देन 10% होना चाहिए, तो 2% पर नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे था? अच्छा, अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाया जाएगा। ट्विस्ट ऐसे आएगा कि एक और व्यक्ति है, वो है 9, एंड यू नो व्हाट, 5 and 9 आर हस्बैंड एंड वाइफ। होमवर्क नहीं, HW, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। 5 and 9 are husband and wife. Now 9 is someone who is a partner of a partnership firm, and being a partner of partnership firm, 9 enjoys 15% of the stake in the partnership firm. I am repeating my question. 5 and 9 are husband and wife. 5 is the director of Xavier's Limited. 9 is the wife of 5. 9 is also a partner in a partnership firm wherein she is holding a share of 15%. Is the relationship of deemed to be connected person satisfied in this point? Answer is yes. You know why the answer is yes? Because the share is exceeding 10% and 9 being the wife of 5, they share the relationship of immediate relative. अभी पढ़ी थी immediate relative की परिभाषा, and spouse are immediate relative to each other. तो 5 डायरेक्टर है भले ही जेवियर्स का, 5 और फर्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट 5 और 9 का तो रिलेशनशिप है। 5 और 9 के बीच में तो रिलेशनशिप है स्पाउस का, और जब उसकी स्पाउस होल्ड कर रही है तो इमीडिएट रिलेटिव के होल्ड करने के कारण भी ये फर्म जेवियर्स लिमिटेड के लिए DCP यानी डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है। ओके है, समझ गए? एक और एग्जांपल, बस 2 और पूछूंगी, एक ये और इसके बाद एक और, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल। अब देखो, ये जो जेवियर्स लिमिटेड है ना, इस जेवियर्स लिमिटेड कहाँ ले जाऊं, चलो यहां ले जाती हूँ। ये जेवियर्स लिमिटेड का एक बैंक अकाउंट है, और ये बैंक अकाउंट है धमाकेदार बैंक के अंदर। बैंक का नाम है धमाकेदार बैंक लिमिटेड, और धमाकेदार बैंक में जेवियर्स लिमिटेड का एक अकाउंट है, ठीक। ये जो धमाकेदार बैंक है, अब स्थिति कुछ इस प्रकार है कि ये धमाकेदार बैंक ने एक प्रोपराइटरशिप
को लोन दिया था और उसके चलते लोन वो प्रोप्राइटरशिप नहीं चुका पाती है और उस प्रोप्राइटरशिप की कुछ असेट्स का एक मेजर हिस्सा जो कि उस प्रोप्राइटरशिप की असेट्स के 50% के बराबर है, धमाकेदार लिमिटेड के पास आ जाता है। Now, Dhamakedar Limited owes 50% of the assets of this proprietorship concern. ठीक है, समझ गए? क्या वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कहीं से भी कनेक्टेड या डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन की परिभाषा में आ सकती है क्या जेवियर लिमिटेड के ऊपर? सोचो, जेवियर लिमिटेड, बैंक, धमाकेदार लिमिटेड, proprietorship concern, took a loan, was not able to pay the loan, bank acquires 50% of the control or share of the assets of that particular proprietorship concern. धमाकेदार के पास 50% की हिस्सेदारी आ गई। अब 50% की हिस्सेदारी आ गई है जो डेफिनेटली 10% से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रोप्राइटरशिप जेवियर्स लिमिटेड के लिए डीम टू बी कनेक्टेड बन गई ना, क्योंकि ये डीम टू बी कनेक्टेड इसलिए क्योंकि धमाकेदार बैंक में जेवियर्स लिमिटेड का भी खाता है, वो उसके भी बैंक करे, तो ये डीम टू बी कनेक्टेड की परिभाषा में आ गई। समझ गए ना? ये झोल, ये बातों का झोल नहीं है, ये लॉ का झोल है ना? तो इसको ध्यान से रखना है। झोल वाला सब्जी नहीं कि जिसमें रोटी घोल के हम खा जाएंगे, ये लॉ का झोल है। एक एक प्रावधान बड़ा क्लियर रखना है। लास्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ बहुत सारी जगह मैंने कंज्यूम कर लिए, ज्यादा लिखूंगी तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। अब बस आप देखते जाओ, मैं सवाल पूछते जाती हूँ। जेवियर लिमिटेड का एक डायरेक्टर और है, ये तो इतने सारे हैं ना, यहाँ पे नाम है ही सही, ये तीन, ये जो 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि, कहाँ लिखूं? यहां लिखती हूं, देखो आपको दिख जाएगा। अपना लिमिटेड नाम की एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन से जुड़ा हुआ है। अब तो आपने बहुत आसानी से जवाब दे दिया, हाँ मैम, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है ये डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है, क्योंकि इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जो एक पर्सन है वो है 3, और ये जो 3 है, ये 3 कंपनी में भी डायरेक्टर है। सो इट इज लाइक कंपनी का एक डायरेक्टर है, कंपनी का एक पर्सन है जो कि जुड़ा हुआ है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन से, इस तरह से, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि इस अपना लिमिटेड में आपका ये जो 3 नंबर का डायरेक्टर है, इसका इंटरेस्ट या स्टेक जितना भी हो 10% से ज्यादा होना चाहिए। और जो ऐसा है तो अपना लिमिटेड जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो जेवियर लिमिटेड के लिए उसकी डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन है। ओके, समझ गए हैं क्या? इतना सभी लोग क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? यहाँ करके आपकी परिभाषा पूरी हुई। 3 या कह ले 4 परिभाषा पढ़ ली आपने आज के लिए। आपने कनेक्टेड पर्सन पढ़ लिया, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन पढ़ लिया, इनसाइडर पढ़ लिया और इमीडिएट रिलेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। पर परिभाषा अभी और बाकी है और अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है, इससे पहले कि हम मेजर प्रोविजन पर जाएं। और इसीलिए इस पॉइंट को अपन आज यहां रोक रहे हैं। यूपीएसआई जैसी एक और डेफिनेशन बस है, उसे कंप्लीट करके ये जो यूपीएसआई आपको दिख रहा है यहाँ पर, यह, और इस डेफिनेशन को कंप्लीट करके फिर हम सीधे मेजर प्रोविजंस पर आगे बढ़ जाएंगे। सो आपको क्या करना है, आपको अपना कंसेप्ट रिवाइज कर लेना है। बचे हुए कंसेप्ट के लिए अगले सेशन में मुझसे मिलिए। आज हम यहीं रुक रहे हैं। रिवाइज बैक इट वेरी स्ट्रांगली, keep safe, take care of yourself. I'm stopping over here. See you in the next session. Bye bye.